Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, this is Samya and welcome to my YouTube channel. फ्रेंड्स, एज़ वी ऑल नो, हमें सबको पता है कि आजकल जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं हमें उसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। और हमें ये भी पता है कि जनरल साइंस में जो बायोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो गाइस, बायो के हम सभी टॉपिक्स को यहाँ कवर करेंगे एंड आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सेल। सेल क्या होती है? सेल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, यानी सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई सेल ही को बोलते हैं। जैसे कि छोटी छोटी ईंट से मिलके पूरी बिल्डिंग बनी होती है, उसी तरह से छोटी छोटी सेल्स यानी कोशिका से मिलके हमारी पूरी बॉडी बनी होती है। लेकिन वो सेल्स इतनी छोटी होती है कि हम उन्हें डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो इसलिए अंडर द माइक्रोस्कोप ही हम सेल को देख सकते हैं। अंडर द माइक्रोस्कोपिक व्यू भी दिखा रखा है मैंने आपका सेल का, कि अंडर द माइक्रोस्कोप सेल कैसी दिखती है। ठीक है, ये सारी सेल्स हैं और इनके अंदर ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसकी डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडन एंड शॉन ने सेल थ्योरी दी थी। इन्होंने ये कहा था कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ये सारे जितने भी जीव जंतु होते हैं, ये सब कोशिका से बने होते हैं। मतलब उनकी जो बॉडी होती है वो पूरी कोशिका से यानी सेल से मिलकर बनी होती है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था कि सेल्स कैसे बनती हैं। तो इसलिए हमारे दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, रुडोल्फ विर्च्यू। इन्होंने कहा था कि जो नई सेल्स होती हैं उनका निर्माण या उनका फॉर्मेशन पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। जो ऑलरेडी कोशिकाएं हैं, ये सेल्स हैं, वही डिवाइड हो जाती हैं और डिवाइड होने के बाद वही न्यू सेल्स बना लेती हैं। हमने इसमें दिखाया भी हुआ है कि जो पूर्व स्थित कोशिका थी या सेल थी, उससे क्या बन गए? हमारे दो सेल बन गए। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई सेल होती है तो उसमें डीएनए भी होता है। ये क्या होता है कि डिवाइड होने से पहले जो है ये डीएनए अपनी एक और कॉपी बना लेता है, और कॉपी बनाने के बाद फिर ये यहाँ से डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने के बाद ये दो न्यू सेल्स बना लेता है। अभी जो दो न्यू सेल्स बनी, ये भी आगे और डिवाइड होने के बाद ये भी न्यू सेल्स बना लेती है। तो इस तरह से जो है न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, न्यू सेल्स का निर्माण होता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेल। सेल दो प्रकार की होती हैं, एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरी है यूकैरियोटिक। फ्रेंड्स, फॉर योर कन्वीनियंस मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया हुआ है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का। इसमें आपको सबसे पहला और जो सबसे मेन डिफरेंस है वो यही है कि इसमें न्यूक्लियस, जिसे हिंदी में केंद्रक भी बोलते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, तो ये अविकसित पाई जाती हैं, पूरी तरह से वेल डेवलप्ड या पूरी तरह से फुल्ली डेवलप्ड नहीं होती। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों ही वेल डेवलप्ड होती हैं। थ्रू द डायग्राम हम इसको समझाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यूकैरियोटिक सेल में हमारा यहाँ पे ये पूरा न्यूक्लियस है, ठीक, और न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा डीएनए है। लेकिन ना तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स में ना तो हमें यहाँ पे कोई न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और ना ही कोई न्यूक्लियस की झिल्ली दिखाई दे रही है। तो इसलिए कहा गया है कि इसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन दोनों ही अविकसित हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी दिखाई दे रही है आपको, और ये पूरा गोल वाला न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है। और जो हमारा डीएनए है यूकैरियोटिक सेल्स में, वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो इसलिए जो इसका डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है। क्लियर? नाउ आवर सेकेंड टॉपिक, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, यानी जो केंद्रिका होती है वो अनुपस्थित होती है, और इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस, ये जो डार्क कलर की कोई संरचना स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी को न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अब ना तो यहाँ पे कोई न्यूक्लियस है, ना ही हमें कोई न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका दिखाई दे रही है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस भी होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है। न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है? न्यूक्लियोलस का काम होता है कि राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करना। ये राइबोसोम्स बनाता है, इसलिए इसे राइबोसोम का कारखाना भी बोला जाता है। थर्ड, सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट, जितने भी कोशिकांग होते हैं अनुपस्थित होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनल्स सारे प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स में क्या क्या आ रहा है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तुम्हारा, गोल्जी बॉडी जिसे हिंदी में गोल्जी काय भी बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसे हिंदी में अंतर्द्रव्य जालिका भी बोलते हैं। ये सब चीज़ें जितनी भी सेल ऑर्गेनल्स हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स में तो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होती हैं।
हम यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, यूकैरियोटिक सेल्स में आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखाया गया है, गोल्जी बॉडी भी है, और ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ डीएनए दिखाया हुआ है। इसमें ना तो कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ही कोई गोल्जी बॉडी है, और ना ही और तुम्हारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। लेकिन एक जो इनमें सिमिलैरिटी है वो यह है कि दोनों में ही राइबोसोम्स पाए जाते हैं। हालांकि राइबोसोम्स भी एक सेल ऑर्गेनल है, लेकिन सिर्फ सारे सेल ऑर्गेनल्स में एक राइबोसोम ही ऐसा है जो दोनों में पाया जाता है। बाकी के जितने भी तुम्हारे सेल ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही पाए जाएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं पाए जाते। हिस्टोन प्रोटीन। अब बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, यार ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में ही प्रेजेंट होती है। आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा कि जैसे ये डीएनए है, ये पूरा डीएनए है, और आपको ये भी दिख रहा होगा कि जगह जगह पे डीएनए में ये छोटी छोटी बॉल से दिखाई दे रही हैं। ये जो छोटी छोटी बॉल से दिखाई दे रही हैं फ्रेंड्स, यही हिस्टोन प्रोटीन कहलाती हैं। क्या होता है कि पूरा डीएनए पूरा 2 मीटर का होता है, बहुत लंबा होता है। तो डीएनए में कहीं कहीं पे जो है ये हिस्टोन प्रोटीन होती है, और ये चारों ओर इन हिस्टोन प्रोटीन्स की डीएनए लिपटा हुआ रहता है। तो इन हिस्टोन प्रोटीन का काम ये होता है कि ये थोड़ा स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती हैं, डीएनए को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती हैं, ठीक। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है, यहाँ पे हमें खाली डीएनए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। फिफ्थ वन इज क्रोमोसोम सिंगल होते हैं। जितने क्रोमोसोम्स यहाँ पे सिर्फ एक ही पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे हमें पता है कि ह्यूमन सेल में भी 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो हर प्रजाति में जो है अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक। एग्जाम्पल बैक्टीरियल सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को याद करने के लिए आप बैक्टीरियल सेल को अपने जहन में रख सकते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है। उसमें जो मैंने आपको डिफरेंस बताए दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, वो तो क्लियर हो ही गए होंगे, ठीक। और इसमें दूसरा आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल जो हैं वो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही आते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल है प्लांट सेल और एनिमल सेल। जितने भी प्लांट्स और एनिमल सेल्स होते हैं वो सब यूकैरियोटिक सेल्स में ही आते हैं। मीन्स उसमें सारे आपके न्यूक्लियस भी वेल डेवलप्ड होगा और सारे सेल ऑर्गेनल्स भी उसमें पाए जाएंगे, और आपका जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन से कंबाइंड होता है। हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए, इन दोनों को ये दोनों मिलके ही क्रोमेटिन कहलाते हैं। पार्ट्स ऑफ सेल वॉल। सबसे पहले आती है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ये सबसे एक्सटर्नल लेयर है, सबसे बाह्य परत होती है किसी सेल की, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है, लेकिन ये एनिमल सेल में नहीं होती। आई कैन शो यू थ्रू दिस डायग्राम। ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। हमें इसमें दिख रहा होगा कि इसमें सिर्फ एक ही वॉल नज़र आ रही है जिसे कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन इसमें ये जो प्लांट सेल होती है वो हमारी डबल लेयर्ड होती है। अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो सबसे बाहर वाली होती है वो सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। और इसका काम क्या होता है, ये पूरे सेल को एक शेप देती है, आकार, ठीक है। प्लांट सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, और जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होती है। ये काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था जो सेल वॉल के अंदर वाली लेयर होती है उसे सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली भी बोला जाता है। ये काफ़ी बार पूछा भी गया है कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। इसकी डिस्कवरी सिंगर और निकोलसन ने की थी। और ये किस चीज़ की बनी हुई होती है ये भी पूछ लिया जाता है, बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है सेल मेम्ब्रेन का। इसमें ये जो ब्लू वाली हैं ये प्रोटीन्स हैं, और ये जो येलो वाले हैं ये लिपिड्स हैं। और बायलेयर इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि एक लेयर इसके नीचे है और एक लेयर इसकी ऊपर है, इसलिए इसको बायलेयर बोला गया है। लिपिड्स की बायलेयर है ये। और जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं आपको
ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये प्रोटीन है और ये लिपिड्स के बाइलेयर है। ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट इज फंक्शन। फंक्शन क्या होता है इसका? हेल्प्स इन मटेरियल एक्सचेंज, मतलब जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी मटेरियल होते हैं वो कोशिका के अंदर या बाहर करना होता है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के द्वारा ही अंदर या बाहर भेजे जाते हैं। जैसे अगर कोई भी पदार्थ या कोई भी मैटर हमें सेल के बाहर भेजना है या सेल के अंदर लेना है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही अंदर या बाहर जाता है। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अंतर्द्रव्य जालिका भी बोला जाता है। ये क्या होते हैं? ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, यानी थैलीयुक्त जालिका तंत्र। ये आपको दिख रहा होगा, कुछ जाली सी दिखाई दे रही है, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। डायग्राम में मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की जो चारों ओर दिखाई दे रही है आपको, ये थैलीयुक्त ये जो जालिका दिखाई दे रही है, इन्हीं को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कितने टाइप के होते हैं? ये एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। अब स्मूथ और रफ से क्या मतलब है? हमें यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सारा। तो यहाँ पे इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर, परत के ऊपर कुछ छोटे छोटे राइबोसोम्स चिपके हुए हैं, जिसकी वजह से इसकी जो सरफेस है, इसकी जो परत है वो थोड़ी खुरदुरी, हमें रफ दिखाई देती है। तो इसलिए इन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। लेकिन कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे भी हैं जिनकी परत पे राइबोसोम्स चिपके हुए नहीं रहते, तो इसलिए इनकी जो सरफेस है, इनकी जो परत है वो हमें स्मूथ दिखाई देती है एकदम। तो इसलिए इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे और इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों के ही अलग अलग फंक्शंस होते हैं। स्मूथ का फंक्शन होता है कि ये लिपिड्स का सिंथेसिस करता है, यानी लिपिड्स का संश्लेषण करता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स कुछ अघुलनशील सब्सटेंस होते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं जो सेल्स में पाए जाते हैं, जैसे फैट्स हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, तो ये सब लिपिड्स के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन यही है कि ये प्रोटीन बनाता है, तो इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इस सेल की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहलाई जाती है। ये कहाँ कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में तो होते ही होते हैं सेल के, लेकिन इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी ये पाए जाते हैं। ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं ना आपको, ये सब राइबोसोम्स हैं, मतलब साइटोप्लाज्म में भी हैं ये, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं हमारे, इनके अंदर भी कुछ राइबोसोम्स होते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखाई दे रहा होगा, इसकी जो सतह है, ये सरफेस उसके ऊपर चिपके हुए हैं। तो राइबोसोम्स कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में भी होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होते हैं। नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ऑल्टमैन ने की थी। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है, और किस फॉर्म में बनाता है ये एनर्जी? एटीपी की फॉर्म में बनाता है, जिसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब कोई सेल है, सेल कुछ क्रिया भी करती होगी, कुछ एक्टिविटीज़ भी करती होगी। अब उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कुछ एनर्जी की भी नीड होती है, तो उस एनर्जी को ये माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है। डीएनए एक ये नोट पॉइंट है, इसे देख लेना कि जो डीएनए होता है वो मैंने अभी आपको पहले पीछे बताया था कि न्यूक्लियस में तो होता ही होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का भी अपना डीएनए होता है। ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट आता है गोल्जी बॉडी, या जिसे हिंदी में गोल्जी काय भी बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी ने की थी और इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया था गोल्जी बॉडी। इसका काम पैकेजिंग का होता है और इसे यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। कैसे? जैसे कोई एक फैक्ट्री है, मान लीजिए, उस फैक्ट्री में कुछ माल बनता है, तो वो डायरेक्टली तो मार्केट में नहीं पहुंच जाता, उसको पहले पैक किया जाता है और पैकिंग के बाद ही वो मार्केट में भेजा जाता है। इसी तरह से जो हमारी सेल है वो एक तरह से एक फैक्ट्री है जिसमें बहुत सारी चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। उसमें प्रोटीन भी बन रही है, कार्बोहाइड्रेट्स भी बन रहा है, फैट्स भी बन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इसको डायरेक्टली जो है वो भेज दिया जाएगा, इसकी पहले पैकेजिंग होती है। तो उस पैकेजिंग का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करती हैं। गोल्जी बॉडी पहले इन चीज़ों को पैक करती हैं और पैक करने के बाद जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है वहाँ इनको भेज दिया जाता है। तो ये ट्रैफिक
ताकि जो माल है वो बनता रहे और पैक होके वो भेजा जाता रहे। तो इस चीज़ को मैनेज करती हैं, तो इस वजह से इनको ट्रैफिक पुलिस भी बोला जाता है। दूसरा इसका फंक्शन ये भी है कि सिंपल शुगर को कार्बोहाइड्रेट्स में कौन चेंज करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है काफ़ी एग्जाम्स में कि सिंपल शुगर्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कौन चेंज करता है। गोल्जी बॉडी करती है। लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये लाइसोसोम्स ही हैं। इन्हें सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल भी बोला जाता है, यानी कोशिका की आत्मघाती थैली। इन्हें सुसाइड बैग्स क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे कि हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी में डाइजेशन का काम कौन करता है? स्टमक, जो हमारा पेट होता है वही डाइजेशन का काम करता है। और वो डाइजेशन का काम क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे प्रोटीन को, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को पचा देते हैं। इसी तरह से हमारे सेल में लाइसोसोम्स होते हैं। इसको सेल का स्टमक भी बोला जाता है। सेल का स्टमक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। इनको पैकेट्स ऑफ एंजाइम्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पैकेट्स टाइप के दिखाई दे रहे हैं और इनके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं। और ये क्या होता है कि जब भी सेल में किसी चीज़ को पचाना होता है या डाइजेस्ट करना होता है तो ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ये फट जाते हैं और इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह को डाइजेस्ट कर देते हैं और उन सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। और दूसरा फंक्शन इसका ये भी है, जैसे कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी सेल में आ गया तो ये क्या करते हैं, ये फट जाते हैं और इनके अंदर से एंजाइम्स निकलते हैं और वो एंजाइम्स जो हैं उन वायरस और बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सेल है वो सेफ रहती है बैक्टीरियाज और वायरसेस से। नेक्स्ट वन इज़ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? इसे हिंदी में राजधानी भी बोलते हैं। इसके अंदर फिल्ड विथ फ्लूइड, इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा रहता है और प्लांट सेल में 90% वॉल्यूम ये घेरे रहता है, जबकि एनिमल सेल में ये अनेक छोटे छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं। मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको डायग्राम में। ये देखिए, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। प्लांट सेल में ये पूरा वैक्यूल है और हमें दिख रहा है कि इसने पूरा 90% जगह जो है इस वैक्यूल ने ही सेल की घेरी हुई है, जबकि एनिमल सेल में ये छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे और काफ़ी होते हैं। लेकिन प्लांट सेल में मोस्टली ये एक ही होता है, बट एनिमल सेल में ये छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स ओनली प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते। अभी प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। इसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया ताकि हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत ना पड़े। हरित लवक, अवर्ली लवक और वर्ली लवक। इसमें क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरो से ही समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर क्लोरोफिल भरा रहता है। क्लोरोफिल भरा रहता है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू ही जो हमारे प्लांट्स हैं वो खाना बनाते हैं। अब खाना इन क्लोरोप्लास्ट में बन रहा है तो इसकी वजह से इसको किचन ऑफ द प्लांट सेल भी बोल सकते हैं, पादप कोशिका का रसोई घर। ठीक, नेक्स्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस होते हैं, रंगीन होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता और सिर्फ इनका फंक्शन यही होता है कि ये फूड को स्टोर करके रखते हैं। जो भी भोजन बन रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, तो वो जो भोजन बना उसको स्टोर करके रखते हैं ये ल्यूकोप्लास्ट। तीसरा है क्रोमोप्लास्ट। ये कलरफुल होते हैं, जैसे पौधे के रंगीन भाग होते हैं हमारे, जैसे पत्तियां हैं, फल हैं, तो उनमें ये क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट थोड़ा प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी समझ लेते हैं। जीव द्रव्य, बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, यार ये प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो प्रोटोप्लाज्म कुछ नहीं है कि प्रोटोप्लाज्म जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और उस साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स, कोशिका मैंने आपको बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सब पड़े रहते हैं। तो इन दोनों को मिलके ही प्रोटोप्लाज्म बनता है। इसके नाम में ही आ रहा है जीव। इसे जीवन का आधार भी बोलते हैं। जीवन का आधार क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि जिस सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है उसी सेल को सिर्फ लिविंग माना जाता है। अगर किसी सेल में प्रोटोप्लाज्म नहीं है
तो उसे जीवित नहीं माना जाता, वो डेड सेल कहलाती है, उसको डेड माना जाता है। तो इसलिए इसे जीवन का आधार भी बोला गया है प्रोटोप्लाज्म को। इसका नामकरण किसने दिया था? इसका जो नाम दिया था वो एक साइंटिस्ट थे, पुरकिंजी, उन्होंने दिया था। नेक्स्ट वन, न्यूक्लियस। ये सबसे इंपॉर्टेंट और मेन पार्ट होता है सेल का, केंद्रक। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, जो हमारा सेल होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है, जब आप अंडर द माइक्रोस्कोप किसी भी सेल को देखेंगे तो जो न्यूक्लियस होता है ना वो थोड़ा डार्क कलर का दिखाई देता है, डार्क कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो और जो ब्राउन है वो भी क्या है? एक डार्क कलर है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जो इसकी खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे मैंने आपको बताया था, सेल के अंदर कुछ फ्लूइड भरा रहता है, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। मैं दिखा देती हूँ डायग्राम में। जैसे ये दोनों सेल्स हैं, इनमें आपको दिख रहा होगा ये कुछ फ्लूइड भरा हुआ है। तो ये फ्लूइड क्या कहलाता है? सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसे साइटोप्लाज्म बोलेंगे। लेकिन ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर भी कुछ फ्लूइड भरा होता है, तो इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म को हिंदी में केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। फ्लूइड इन न्यूक्लियस, उसी को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैव सम पोर्स। केंद्रक झिल्ली में कुछ छेद होते हैं, जैसे ये दिख रहा होगा आपको, ये न्यूक्लियस है, ये इसकी मेम्ब्रेन है। इसकी मेम्ब्रेन में कुछ छेद दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये तो ये छेद किस लिए होते हैं? ताकि जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है वो बाहर जा सके और बाहर का मटेरियल अंदर आ सके। इसी वजह से ये जो हमारी केंद्रक की झिल्ली होती है इसमें पोर्स होते हैं। इट इज़ अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जैसे हमारी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। इसी तरह से पूरी सेल को जो कंट्रोल करता है वो है न्यूक्लियस। इसलिए इसे कंट्रोल सेंटर या नियंत्रण केंद्र भी बोला जाता है कोशिका का। न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है? पहले मैं आपको न्यूक्लियोलस दिखा देती हूँ एक बार और। ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो ये डार्क कलर की संरचना या स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये न्यूक्लियोलस है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए। आर का मतलब होता है राइबोसोमल। आरआरएनए का ये संश्लेषण या इसका फॉर्मेशन करता है। तो आरआरएनए जो इसने बनाया तो वो क्या बनाता है? वो राइबोसोम्स को। न्यूक्लियोलस क्या बनाता है? आरआरएनए, यानी राइबोसोमल आरआरएनए बनाता है। और जो ये आरआरएनए बना, ये फिर क्या बनाता है? ये राइबोसोम्स को बनाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोलस होता है वो रिच होता है प्रोटीन में। क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स का काम प्रोटीन बनाना ही तो होता है। अब न्यूक्लियोलस क्या बना रहा है? आरआरएनए। आरआरएनए क्या बना रहा है? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स क्या बनाएंगे? प्रोटीन। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोलस होता है वो रिच इन प्रोटीन होता है। और न्यूक्लियोलस के अंदर और क्या होता है? सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर और क्या होता है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन मैंने आपको बताया, पीछे डायग्राम भी दिखाया था कि डीएनए होता है और डीएनए कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स पे लिपटा हुआ होता है। तो इस डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन को ही हम क्रोमेटिन बोलते हैं। ये काय में हेल्प करता है? हेरिडिटी में, वंशानुक्रम में ये हेल्प करता है। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, जिस टाइम कोशिका विभाजित हो रही होती है, क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिन होता है ना, क्रोमेटिन मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ, इसी को क्रोमेटिन बोल रहे हैं। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। क्या होता है कि ये जब सेल विभाजित होती है, मतलब एक सेल से जब दो सेल बन रही होती हैं, तो ये जो क्रोमेटिन होता है ये सिकुड़ जाता है और सिकुड़ कर कॉन्ट्रैक्ट होकर ये छोटे और मोटे धागों के रूप में संगठित या ऑर्गेनाइज हो जाता है। जैसे ये डीएनए है पूरा, इस डीएनए को थोड़ा और खोल के दिखाया गया है यहाँ पे, फिर और थोड़ा खोल के दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि ये है डीएनए है और डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों तरफ लिपटा हुआ है। और फिर इसी तरह से इन्होंने ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि ये पूरा आपस में इस तरह से संगठित होके पूरा डीएनए वो एक क्रोमोसोम बना लेता है, वो एक क्रोमोसोम बना लेता है। तो यही है कि जब सेल डिवाइड होता है तो ये जो क्रोमेटिन होता है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो सिकुड़ कर काय में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर यही क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक सेल से जो दो सेल बन रही हैं उनमें पास हो जाता है। और इन्हीं क्रोमोसोम्स में क्या होता है? हमारी पूरी इंफॉर्मेशन
ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये भी तो डीएनए के ही तो बना हुआ है ये। तो डीएनए में क्या होता है कि पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है हमारी, कि हमारा स्किन का कलर क्या होगा, हमारा आई कलर क्या होगा, हमारा हेयर कलर क्या होगा। तो इस तरह से जब सेल्स डिवाइड होती हैं तो ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ये जो सेल है ये पेरेंट सेल कहलाएगी, और ये जो न्यू सेल्स बनी हैं ये डॉटर सेल्स कहलाएंगी। तो इस पेरेंट सेल से ये क्रोमोसोम जो है वो डॉटर सेल्स में आ जाते हैं, और इसी तरह से जो है वंशानुक्रम का प्रोसेस चलता है कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट से उनके चिल्ड्रंस में, बच्चों में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। इसका जो मेन डिफरेंस होता है वो सबसे पहला और मेन डिफरेंस यही होता है कि इसमें सेल वॉल होती है और इसमें सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में सेल वॉल है बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, इसमें खाली प्लाज्मा झिल्ली दिखाई हुई है। नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जिन प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल भरा होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और वो काय में पाए जाते हैं, ओनली इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में कोई प्लास्टिड नहीं होता। वैक्यूल्स। वैक्यूल्स इसमें बड़े होते हैं, वैक्यूल्स इसमें बड़े होते हैं, और जबकि जो हमारी एनिमल सेल है उसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स इसमें नहीं होते प्लांट सेल में, बट एनिमल सेल में लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या था, वही कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, या इन्हें आत्मघाती थैली भी बोला जाता है। तो ये छोटे छोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ऑरेंज वाले, ये सब लाइसोसोम्स हैं, लेकिन ये लाइसोसोम्स प्लांट सेल में नहीं होते। ये दीज आर फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। सेंट्रोसोम्स, ये भी एक मेन और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है इनके बीच का, कि प्लांट सेल में सेंट्रोसोम्स नहीं होते लेकिन सेंट्रोसोम्स एनिमल सेल में होते हैं। जिस तरह से ये बंडल लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सेंट्रोसोम्स हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं, मतलब जब कोशिका या सेल विभाजित हो रही होती है तो उसी में ये हेल्प करते हैं। सो आज का टॉपिक हमारा सेल यहीं ख़त्म होता है। एंड फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।